नमस्कार स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में आरएनए स्प्लाइसिंग के बारे में, दैट मींस कि जब एक एचएनआरएनए बनता है तो उसके बाद कैसे वो प्री एमआरएनए से एक मैच्योर एमआरएनए या एक्टिव एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, जिसे हम लोग पूरा का पूरा आरएनए प्रोसेसिंग टॉपिक का नाम दिए थे, उसको कंप्लीट किया था। आई होप कि आप सभी लोगों ने बीच में एक संडे भी पढ़ा हमारा, तो उस सारे क्लास के बातों को आपने रिवीजन किया होगा, क्योंकि अब उसके आगे की जो चीजें हैं हमने उस दिन भी आपको रिपीट करने के लिए कहा था कि आप लोग जब टाइम मिले तो इस चीज को पूरे अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और आपको भी पता है कि हमारा जो टेस्ट होने वाला है वो इसी रनिंग चैप्टर का होने वाला है। तो ये जो रनिंग चैप्टर है हमारा, दैट मींस की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो एटलीस्ट आप कम से कम ट्रांसलेशन तक की बातों को बहुत अच्छे से, या लैक ओपेरॉन अभी आगे का टॉपिक है, लैक ओपेरॉन यानी ओपेरॉन मॉडल तक में आपको सारे क्वेश्चन आएंगे और वहां तक के आपकी सारी चीजों को हम इस वीक में कवर करा देंगे और वहीं तक आपका टेस्ट होना है। तो आप वो सारा चीज अच्छे से रिवीजन करके आई होप आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब आप बहुत अच्छे से रिवीजन आपका कंटिन्यू रहे और सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रहे। एमसीक्यू का प्रैक्टिस करते रहिए और साथ ही साथ आप जो भी डाउट हो वो आप टाइम टू टाइम पूछते रहिए। ओके, तो चलिए हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में क्या देखे थे, अगर प्रीवियस क्लास की हम लोग बात करें तो हमने आपको यही बताया था कि यह एक सेल है और इस सेल के अंदर में यहां पर यह सेल है, तो सेल के अंदर में क्या था, सेल के अंदर में बेटा यह न्यूक्लियस था। ओके, और इस न्यूक्लियस में डीएनए होता है, इस डीएनए से क्या बना था, आरएनए बना था। और ये जो आरएनए है, आरएनए में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है इंट्रॉन यानी नॉन कोडिंग पार्ट होता है आरएनए का, यानी इस पार्ट से किसी तरह का कोई जेनेटिक मटेरियल के रूप में यानी कोई इंफॉर्मेशन कोड नहीं होगा, वो पास नहीं होगा, किसी तरह का प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कराएगा। तो इस बात को हम लोग कहते हैं इंट्रॉन और इसको हमने कहा था एक्सॉन। ओके, अब इसमें तीन प्रोसेस हुए थे। एक प्रोसेस का नाम था कैपिंग, यानी कि ये जो आरएनए है एचएनआरएनए, इस एचएनआरएनए में यहां पर मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट MGPPP गुआनोसिन मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा था, जिसे 5' पे कैपिंग कहते हैं। उसके बाद में इसमें पॉलीएटेलिन हुआ था, लगभग 200 से 300 एडिनोसिन आकर के ऐड होते हैं 3' पे, और यहां पर ये 5' है। और उसके बाद स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग का मतलब क्या बताए थे बेटा, स्प्लाइसिंग का मतलब ये जो इंट्रॉन पार्ट है इसको काट के निकालना, क्योंकि ये नॉन कोडिंग पार्ट है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तब फाइनल एक मैच्योर एमआरएनए बना था, यह एमआरएनए, और यही एमआरएनए ट्रांसपोर्ट होकर के अब आएगा कहां, साइटोप्लाज्म में। अब इसके आगे की बात, तो ये जो एमआरएनए आया यह मैसेज लेकर के आता है, क्या लेके आया है, यह एक मैसेज लेकर के आया है कि आखिर सेल के अंदर कौन सा प्रोटीन का सिंथेसिस होना है। दे कैरी मैसेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कि इस सेल में किस टाइप का, आखिर कौन से टाइप का प्रोटीन बनना है, यही मैसेज लेकर के आता है एमआरएनए, कहां से, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म। अगर यूकारियोटिक सेल की हम लोग बात करें तो कि यह एक यूकारियोटिक सेल है और यह यूकारियोटिक सेल में न्यूक्लियस से एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आया, और ये जब साइटोप्लाज्म में आएगा तो यहां पर राइबोसोम अटैच होकर के क्या करेगा, या राइबोसोम अटैच होकर के पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। तो प्रोटीन के सिंथेसिस करने के लिए, जैसे कि समझो कि कहीं पर बिस्किट बन रहा है, पार्ले का बिस्किट, ब्रिटानिया का बिस्किट, कोई भी बिस्किट बन रहा है, तो बिस्किट बनने का मतलब क्या है कि उसका रॉ मटेरियल भी तो चाहिए ना, मैदा, ऑयल यानी रिफाइन, ठीक है, शुगर, सॉल्ट, ये जो भी रॉ मटेरियल है बिस्किट बनने के लिए वो क्या होगा, कहीं ना कहीं से आ रहा होगा। तो उसी तरह प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए। ये एमिनो एसिड है, इसके पहले वाले क्लास का डायग्राम बहुत अच्छे से आपको याद रखना होगा। तो ये जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए के ऊपर जो कोड है कि कौन सा तरह का प्रोटीन बनना है, यानी किस किस एमिनो एसिड को आपस में जोड़ना है, तो जोड़ने का काम कौन करेगा, राइबोसोम। और ये एमिनो एसिड प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए एमिनो एसिड। तो ये जो एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म में है, इस एमिनो एसिड को कैरी करके कहां तक, यानी राइबोसोम तक लाने का काम कौन करेगा, तो राइबोसोम तक लाने का काम
ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर का क्या होता है, टीआरएनए, इसको कहते हैं टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। तो ये ट्रांसफर आरएनए इस एमिनो एसिड को अपने साथ जोड़ करके, ये एमिनो एसिड को जोड़ लिया यहां से और जोड़ करके कहां जाएगा, राइबोसोम के पास जा करके, और इसी तरह से 1 by 1 एक आरएनए यानी एक टीआरएनए एक एमिनो एसिड को लेकर के जाएगा और आपस में वो सभी एमिनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे। तो यहां से 20 टाइप के एमिनो एसिड होते हैं। टोटल कितने टाइप के आपको बायोमोलिक्यूल में बताया मैंने, 20 टाइप्स के एमिनो एसिड होते हैं। तो आखिर कौन से टाइप का एमिनो एसिड को लेकर के जाना है, ये मैसेज कौन देता है, मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए, कि इसको जो प्रोटीन बनाना है उस प्रोटीन के लिए कौन कौन से एमिनो एसिड चाहिए, ये मैसेज यहां पर एमआरएनए के पास होता है। और यही एमआरएनए के मैसेज को पढ़ करके कौन आता है, टीआरएनए उस पार्टिकुलर एमिनो एसिड को लेकर के आएगा राइबोसोम के पास और तब जाके फाइनली प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। यही जो कोड का सीक्वेंस, जो एमआरएनए जो कोड लेकर के आया है, उसी को कहते हैं हम लोग जेनेटिक कोड। तो उसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिर जेनेटिक कोड क्या है, और उसके पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ये टीआरएनए क्या है। ओके, तो इसी चीज को समझने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग थोड़ा सा आरएनए वर्ल्ड, जो हम लोग पहले कर चुके हैं। ओके, देखिए, तो अब आइए यानी थोड़ा सा आरएनए के बारे में। ऐसे आपको हम पहले बता चुके हैं कि आरएनए आखिर क्या है, तो जब आप हम उस समय आगे एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा फायदा ही होगा कि आखिर आरएनए क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा अच्छे से बोर्ड साफ हो जाए, आपको क्लियर दिखाई देगा। ओके, तो आपको हेडिंग देना है आरएनए और उसी में हम लोग देखेंगे टीआरएनए के बारे में। आप लोग क्लास 11th में भी आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए थोड़ा सा पढ़ चुके होंगे, तो उसी को थोड़ा सा रिवीजन करना है। और यहां पर हमारे मेन जरूरत की जो चीजें हैं, ऐसे तो तीनों है, राइबोसोम में आरआरएनए एमआरएनए बन के आया ही है, और टीआरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के कोड को रीड करके यानी प्रोटीन का सिंथेसिस कराने के लिए एमिनो एसिड को ट्रांसफर करता है। तो उसके लिए तीनों, तो हेडिंग देंगे आरएनए। ठीक है, आरएनए क्या है, आरएनए इज ए सिंगल लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड नहीं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, बस हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होता है। और ये जनरली क्या होता है, सिंगल होता है, सिंगल चैन ऑफ आरएनए इज ए सिंगल चैन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो यहां पर चैन लगाइए, यहां पर लगाइए, कोई बात नहीं है। अब आप जानते हो कि आरएनए जनरली 3 टाइप्स के, ऐसे तो आरएनए 6 टाइप, 7 टाइप या 8 टाइप में भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, आरएनए के बारे में वो पूरा चीज की आरएनए राइबोज से बना होता है, आरएनए में राइबोज शुगर होता है, आरएनए में यूरासिल होता है, ये सब बहुत हो चुका है, आप लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं। अब सीधा लिखेंगे आरएनए आर 6 टाइप्स, या कहीं कहीं आपको 8 टाइप्स भी देखने को मिल सकता है। जब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कौन सा, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए की बात करते हैं, मतलब आरआरएनए यही है। ओके, तो सबसे पहले देखिए राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए। ओके, राइबोसोमल आरएनए लगभग कितना परसेंट होता है, तो यह अबाउट 80% ऑफ टोटल आरएनए, ये सब बात भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। राइबोसोमल आरएनए का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, तो
यह प्रोटीन के साथ मिलकर के राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। अगर फंक्शन ही लिखने बैठेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बहुत सारे फंक्शन हैं, बट मेन जो है यह लगभग 80% ऑफ टोटल आरएनए का कंस्टिट्यूएंट का होता है। और ये तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन coefficient 4 types in यूकारियोट्स। वो 4 टाइप्स के कौन कौन से हैं बेटा? तो आप जानते हो 28S, एस फॉर स्वेजबर्ग यूनिट है, तो 28S के बाद में है आपका 18S, 5.8S एंड 5S। जबकि यूकारियोट में एंड 3 टाइप्स इन यूकारियोट्स। यूकारियोट में कितने टाइप के हैं? तो यूकारियोट में 23S, 16S एंड 5S टाइप के, ठीक है। तो ये इतने टाइप के, सिर्फ 5S टाइप का, ओके, ये हो गया। अब आप जानते हो कि यह प्रोटीन के साथ मिलकर के क्या करता है? राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। rRNA bind with protein to form ribosome and ribosome attach with mRNA टू फॉर्म, तो क्या बनाएगा mRNA के साथ? टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। यानी जब राइबोसोम mRNA के पास अटैच होगा तो वो किसके मदद से? टीआरएनए और एमिनो एसिड की मदद से क्या बनाएगा? पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। वो अभी आगे पूरा प्रोसेस देखेंगे कि कैसे बनता है। बस इतना समझ लो कि जो राइबोसोम है वो mRNA के ऊपर अटैच होकर के, जो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर देखें, या mRNA का, और इस mRNA के ऊपर में इस तरह से इस पे क्या अटैच हो गया? तो इस पे अटैच हो गया है ये आपका राइबोसोम। और तब इससे क्या बन के निकलेंगे? इस तरह से ये एमिनो एसिड आपस में जुड़ते चले गए, तो फाइनल प्रोटीन का ये जो है वो सिंथेसिस कर लिया है। तो ये प्रोटीन बना लेगा। साथ ही साथ तो कहते हैं जो 5S RNA इसमें से होता है, जो यहां पर आपने लिखा है, ये हमने आपको लिखाया है, इसमें भी 5S है, इसमें भी 5S है। 5S RNA प्रोटीन के साथ बाइंड करके वो बाइंडिंग साइट देता है, वही 5S और प्रोटीन किसके लिए? तो राइबोसोम पे बाइंडिंग साइट बनाता है। कौन? तो 5S जो है वह, ठीक है। तो देखिए 5S and surrounding protein provide बाइंडिंग साइट फॉर टीआरएनए। तो राइबोसोम पे जो टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर के आएगा, तो राइबोसोम पे बाइंडिंग साइट बनाने का काम किसके लिए? तो टीआरएनए के लिए। कौन? तो 5S और उसके आसपास का जो प्रोटीन होगा वो प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो अटैच होकर के एमिनो एसिड आयन से जुड़ करके प्रोटीन का फॉर्मेशन कराएगा। ओके, अब राइबोसोमल एमआरएनए के बाद में चलिए अब देखते हैं हम लोग मेन थोड़ा सा एमआरएनए। क्या है एमआरएनए? एमआरएनए और तब टीआरएनए, या पहले टीआरएनए या फिर एमआरएनए, कोई भी कर सकते हैं। चलिए टीआरएनए ही कर लेते हैं, कोई भी एक। आइए टीआरएनए, टीआरएनए इसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसफर आरएनए। इसी का दूसरा नाम है अडैप्टिव मॉलिक्यूल, और इसी का नाम है
सॉल्यूबल आरएनए, इसी का दूसरा नाम सॉल्यूबल आरएनए। तो कहीं कहीं पे आपको एस आरएनए भी मिल जाएगा, मतलब सॉल्यूबल आरएनए। और एडेप्टिव मॉलिक्यूल या एडेप्टिव आरएनए, और मेन रूप से ऐसे टीआरएनए के बारे में जानते हैं हम लोग। टीआरएनए जो है वह मेन रूप से साइटोप्लाज्म के एमिनो एसिड को, साइटोप्लाज्म में एमिनो एसिड कैसे आया, दो सोर्स हो सकता है, सेल खुद बनाएगा या फिर एमिनो एसिड जो हम डाइट लेते हैं प्रोटीन, और वो प्रोटीन टूटता है तो क्या देता है, एमिनो एसिड। और वो एमिनो एसिड हमारे बॉडी फ्लूइड के थ्रू कहां पहुंचता है, बॉडी के हर एक सेल में। ओके, तो या तो हमारा बॉडी खुद बना ले, जिसे आप एसेंशियल नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड आपको पढ़ाए थे। जो हमारे बॉडी में बनता है वो नॉन एसेंशियल, जो हमारे बॉडी में नहीं बन सकता है एमिनो एसिड वो एसेंशियल। वो अभी की यहाँ की बातें नहीं है कि हम पूरा आपको यहाँ पे डिटेल बता सकें। बस अब आगे चलिए। तो जो एमिनो एसिड हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में है, वह एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म से लेकर के और राइबोसोम जो अटैच हुआ है एमआरएनए पे, वहां तक ले जाकर के उनके आपस में बॉन्ड कराने का, यानी कौन सा बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनवाने का काम जो है वो किसके मदद से, तो टीआरएनए के मदद से होता है। तो टीआरएनए ही जो है वह साइटोप्लाज्मिक एमिनो एसिड को कैरी करके राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया है ट्रांसफर आरएनए। यानी किस चीज का ट्रांसफर करता है, तो यह प्रोटीन के एमिनो एसिड, प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड का ट्रांसफर करता है। तो ऐसे ऐसे कहीं पे आपको 60 टाइप्स के मिलेंगे, क्योंकि जेनेटिक कोड 60 है। लेकिन यह जनरली क्या है, इट इज ओवर 100 टाइप्स। कहते हैं यह 100 टाइप्स से भी ज्यादा है। ठीक है, कौन, टीआरएनए। अभी आगे जेनेटिक कोड बताएंगे तो आप खुद समझेंगे कि आखिर ये कितने टाइप्स का है। 61 टाइप का तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एमिनो एसिड सिर्फ 20 टाइप्स के हैं, लेकिन टीआरएनए जो है वह प्रोटीन बनाने के लिए, जिसमें सभी एमिनो एसिड ऐड हो जाए, उसके लिए 61 टाइप्स के टीआरएनए की जरूरत पड़ जाती है। ऐसा क्यों, वो आपको समझाएंगे हम। ठीक है, वहां पर जेनेटिक कोड भी आपको हम बता देंगे, तो आपको सारी बातें क्लियर होगी। बट इतना याद रखिए कि ये इट इज ओवर 100 टाइप्स, ये 100 से भी क्या है, ये ज्यादा है। ठीक है, और ये लगभग 15% ऑफ टोटल ये आरआरएनए का होता है हमारे सेल में। साथ ही साथ यह स्मॉलेस्ट भी होता है। तो कहते हैं इट इज अबाउट 15% ऑफ टोटल आरएनए, और साथ ही साथ इट इज स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्यों है, क्योंकि लगभग 73 से 93 न्यूक्लियो टाइड का होता है। एंड इसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट जो है वह सेडिमेंटेशन इज 4s। स्ट्रेसबर्ग यूनिट क्या इसका 4s होता है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कहते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर है, अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो यह इन्वर्टेड एल शेप का दिखाई देता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और जो इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, दी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर of all tRNA is inverted L shape। फिर दी secondary structure of tRNA form clover like।
तो इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो क्लोवर लाइक बनता है। टीआरएनए जो है, टीआरएनए का आधा से ज्यादा जो न्यूक्लियोटाइड है यानी हाफ ऑफ न्यूक्लियोटाइड वो पेयर्ड में होते हैं, और 5 जो ऐसे साइट है जहां पर वह सिंगल स्ट्रैंडेड यानी अनपेयर्ड होता है। ठीक है, तो कहते हैं हाफ ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर्म बेस पेयर। ठीक है, जो आधा है वो बेस पेयर होता है यानी आपस में डबल स्टैंडर्ड बनाते हैं। ठीक है, पूरा नहीं, अब ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको हम दिखाई देंगे। तो पहले इतना समझो कि जो टोटल यानी टोटल कितना है 73 से 93 तक के न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, उतने न्यूक्लियोटाइड में से आप मान के चलो लगभग 35 to 40 न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो हाफ जो होते हैं वह पेयर में होते हैं। ठीक है, तो वह पेयर जो बनाता है उसी को कहते हैं पेयर्ड स्टेम, कॉल्ड पेयर्ड स्टेम। एंड 5 साइट या 5 प्लेस एंड 5 साइट इज अनपेयर्ड। वो साइट कौन कौन से हैं जहां पे वो अनपेयर्ड होता है? तो वह साइट है एमिनो एसिड बाइंडिंग, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट एक हो गया। सेकंड में आइए टी साई, ये ऐसे लिखते हैं इसको, टी साई सी लूप। उसके बाद DHU लूप, उसके बाद एक्स्ट्रा आर्म, और तब हो सके नीचे ना दिखाई दे आपको एंटीकोडॉन। ये लास्ट वाला है, यहां पर लिख देता हूं मैं एंटीकोडॉन। ठीक है, तो ये इतने जो साइट है वह अनपेयर्ड होते हैं। कौन कौन से? एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, एंटीकोडॉन, टी साई सी लूप, DHU लूप और एक्स्ट्रा आर्म। ये सभी जो होते हैं वह बेटा अनपेयर्ड है, यानी वहां पे डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ही रहते हैं। अब एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट क्या है? एमिनो एसिड बाइंडिंग वैसा साइट है जहां पर एमिनो एसिड आके बाइंड करता है। अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं तो आपको ये सारा चीज समझाने में हमें सुविधा हो जाएगी। दैट मीन्स you can grasp easily. So now we have to first of all focus on the structure of tRNA. तो चलिए, एक टीआरएनए का स्ट्रक्चर आपके बुक में भी होगा, एनसीईआरटी में भी होगा। आप किसी भी बुक की मदद से या एनसीईआरटी की मदद से आप बना सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल भी बना सकते हैं, टिपिकल भी बना सकते हैं, दोनों में से कोई झंझट नहीं है। आपको हम दोनों बारी बारी करके जो है यहां पर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अगर सिंपल एक स्ट्रक्चर अगर कहा जाए कि यह एक टीआरएनए का एकदम सिंपल प्लेन स्ट्रक्चर, तो आप इस तरह से बना के दिखाइए। हो गया, यहां पर CCAOH और ये एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट हो गया। ये हो गया आपका 3 एंड। ठीक, यहां पर
जी अटैच होता है, ये होता है 5 इंड। सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये 5 इंड इसको कर देगा, इसको 3 इंड कर देगा, आपको याद कंफ्यूज हो जाएंगे उस समय। ठीक, तो अब कैसे याद रखेंगे कि 3 इंड कौन है, 5 इंड कौन है। याद रखो कि ये छोटू वाला जो है यहां पर जी बनता है, और 5 टाइप का स्ट्रक्चर, यानी 5 जब लिखते हैं तो ऐसा, इसी को उल्टा कर दीजिए, ये 5 को तो कैसा दिखेगा, थोड़ा सा जी टाइप का दिखेगा। यानी ये जो जी और 5 का रिलेशन है वो 5 इंड पे होता है। और एंटीजन एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट हमेशा 3 इंड साइट पे, वहां पर OH और ACC लगा होता है। ठीक, इसको कहते हैं हम लोग टी साइज सी लूप, ये टी साइज सी लूप, और ये जो लूप है यह जाकर के बाइंड करता है राइबोसोम के साथ। बाइंडिंग साइट टू राइबोसोम, यहां पर एंटीकोडॉन होते हैं। अब एंटीकोडॉन क्या है सब समझाएंगे। ये है एंटीकोडॉन, 7 न्यूक्लियोटाइड का होता है, जिसमें से 3 जो होते हैं वो एंटीकोडॉन होता है। मान लो बेटा कि यहां पर मैं दूसरे कलर से बना के दिखाता हूं, ठीक है। तो ये समझो कि यह एक एमआरएनए है, यह एमआरएनए। तो एमआरएनए किसने किसी बेस से बना होगा, यहां पर होगा AUCCGGUUA, ठीक है। तो मान लो ये जो सीक्वेंस है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इस टीआरएनए को बाइंड करना है। तो बाइंड करना है किसको, इस टीआरएनए को। अभी हमने क्या बताया, ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, और इसका नाम एंटीकोडॉन क्यों पड़ा, क्योंकि एमआरएनए के ऊपर क्या आया है, ये कोड है, तो इसको कहते हैं कोडॉन ऑन एमआरएनए। और इस एमआरएनए का इसको बाइंड करना है किसके साथ, एमआरएनए के साथ। तो एमआरएनए के ऊपर जो कोड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री इसके टीआरएनए पे होगा, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, सी का क्या हो जाएगा, यहां पर जी, यहां पे बाइंड करना है, ये तीनों के साथ अगर इसको बाइंड करना है तो सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, इस सी का जी, और इस जी का सी, तीनों का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो अगर ये कोड है, दिस इज कोड, तो ये क्या हो जाएगा, कोड का कॉम्प्लीमेंट्री यानी अपोजिट, तो एंटीकोडॉन। तो ये एमआरएनए के कोडॉन के साथ टीआरएनए का एंटीकोडॉन टेम्पोररली एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, और यहां पर ज्वाइन होगा तो यहां पर क्या लेके आया है, एमिनो एसिड, ठीक है। और ऐसा ये एक एमिनो एसिड, उसके आगे वाला ये जो है यहां पर दूसरा टीआरएनए आएगा, तो जब दूसरा टीआरएनए आएगा तो वो भी एमिनो एसिड को लेकर के आएगा। ये एमिनो एसिड और दूसरा एमिनो एसिड आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे किसके साथ, तो यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। कौन से बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। जब पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, अब ये वाला टीआरएनए सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि ये अपना एमिनो एसिड इसके साथ जोड़ के फ्री हो गया, तो यहां से अब एमिनो एसिड सेपरेट हो गया, ये अब अलग हो गया। तो जब एमिनो एसिड इससे नहीं होगा तो इसको कहेंगे अनलोडेड टीआरएनए। और जिस टीआरएनए के ऊपर मान लो जब था, तो यानी जिस टीआरएनए के ऊपर एमिनो एसिड होगा तो उसको कहेंगे लोडेड टीआरएनए। ये बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यानी टीआरएनए प्लस एमिनो एसिड क्या हो गया, लोडेड टीआरएनए। और जब सिर्फ ओनली टीआरएनए रहेगा तो अनलोडेड टीआरएनए। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर जो है आप इस तरह से बना के काम चला सकते हैं। इधर वाले को हम लोग कहते हैं DHU लूप, और इसको कहते हैं हम लोग एक्स्ट्रा आर्म। एक्स्ट्रा आर्म का पूरा फंक्शन क्या है ये अननोन है, ये एक्चुअल में बैलेंस करने के लिए होता है। तो ये साइड बाइंड करेगा राइबोसोम के साथ, DHU लूप जो है वो बाइंड करेगा एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम के साथ, ठीक है, ये एमआरएनए के साथ। तो ये साइट एमआरएनए के साथ, ये साइट एंजाइम के साथ, और ये साइट राइबोसोम के साथ। और ये 3 इंड पे क्या अटैच है, तो 3 इंड पे एमिनो एसिड अगर लोडेड है तो,
और 5 एंड इसका ये फ्री है। अब इसमें भी आपसे पूछ देगा ये एंटीकोडॉन का 5 to 3 डायरेक्शन क्या होगा, पूछ सकता है। तो आप अगर इधर से ऐसे आ रहे हो तो ये इसका 5 इंड हो गया, तो इसका इधर जाएंगे तो ये 3 इंड हो गया। तो 3 न्यूक्लियोटाइड का यानी 3 बेस का ये 5 to 3 डायरेक्शन इधर, इधर 3 तो इधर 5, क्योंकि 5 इधर है, ये 5 इंड है। और याद रखो हमेशा ये जो छोटू वाला है ये 5, क्यों? क्योंकि 5 को आप उल्टा कर दोगे तो कैसा दिखाई देगा, जी के जैसा। तो जहां पर जी है वो 5 है, एक तरफ 5 है तो दूसरा तरफ क्या रहेगा, 3 रहेगा। आप इतना से भी याद रख सकते हैं इसको। तो ये तो एक सिंपल स्ट्रक्चर हो गया टीआरएनए का। अगर एक पूरा का पूरा बेस पेयर के हिसाब से किस तरह से क्या होता है उसको काउंट करके भी आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जिसको सिंपल ये वाला स्ट्रक्चर रखना है वो रख के काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपके एमसीक्यू बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें टीआरएनए में 2 ही 3 चीज तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि 5 to 3 डायरेक्शन किधर से किधर। तो जो एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट है वो 3 एंड और जो जी साइट है इधर वो 5 एंड। एंटीकोडॉन का 5 to 3, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इधर से 5 था तो इधर से ऐसे आएंगे तो इधर पहले 5, तब जो होगा ये 3 और तब जो ऊपर जाएंगे तब 3। तो आपको ये 2-3 चीज जो है आपको अच्छे से याद रखना है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, अब चलिए एक कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर भी हम लोग बना सकते हैं। OH एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, ये हो गया ACC। ओके, और 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 and 4। इसके बाद इधर हो गया C, इधर हो गया A, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इधर से ये हो गया G। हमने क्या बोला था कि राइबोसोम का हाफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्ड में होता है और पेयर्ड होकर के वो क्या बनाएगा, पेयर स्टेम बनाएगा। पेयर स्टेम कहने का मतलब देखिए यह इस तरह से ये आपस में ज्वाइन है। तो पहले तो ये आपस में ज्वाइन है, यह एक सिंगल स्ट्रैंडेड चेन है। सिंगल स्ट्रैंडेड चेन का मतलब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जो जुड़ता है चेन, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज, आपसे पूछ सकता है कोई भी या किसी तरह से एमसीक्यू। तो पहले तो इसको ये जो है पेयर स्टेम दिखा दिए। ओके, यहां पर ये थोड़ा सा इधर खिसक गया है, इसको आप इधर दिखा दीजिए, ठीक है। अब उसी तरह से इसमें यहां पर 1 2 3 4 इनका आपस में इस तरह से यहां भी ये हो गया। हमने क्या बोला था कि 5 साइट ऐसे हैं जहां पर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है, यानी सिंगल, यहां पर एक चैन का फॉर्मेशन नहीं होगा। वो 5 साइट का नाम एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, टी साइट सी लूप, फिर एंटीकोडॉन डीएचयू लूप, ठीक है। और फिर ये जो आपका ये जो तीनों आर्म और एक एक्स्ट्रा आर्म, ये 5 जगह ऐसे हैं जहां पे वो सिंगल यानी वहां पे पेयरिंग नहीं होगी। बाकी ये सब जो देख रहे हैं दिस इज द पेयरिंग। तो ये जो पेयरिंग आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअल में बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये जो है इधर का एक चैन, इधर का दूसरा चैन। मान लो कि यह एक राइबोसोम इस तरह यह एक आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का चैन है, लेकिन यही जब आपस में ये इस तरह से मुड़ गया, सेम चीज ये इस तरह से आपस में मुड़ा है, तो इधर अगर C है और इसके सामने में अगर G आ रहा है तो ये क्या करेगा, अपने आप बॉन्ड बना लेगा। तो ये पेयरिंग हो गया जैसे डीएनए में होता था। तो इसीलिए आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, लेकिन जब ये लीफ इस तरह से मुड़ जाता है तो इस वजह से इनके आमने सामने के बेस में जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का जनरेशन हो जाता है।
तो डोंट बी कंफ्यूज कि आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, यहां पर डबल स्टैंडर्ड कैसे हो रहा है, तो इस चीज के लिए आप कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है। चलिए अब यहां से इसमें जो है वह है यहां पर जी, और इसमें ये हो गया है सी, ये हो गया है साई। साई का मतलब स्यूडो यूरिडीन, अभी हम लिखा देंगे आपको यहां पर। साई का मतलब स्यूडो, ये साई है, स्यूडो यूरिडीन, फिर यहां से टी और ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस तरह से जो है आप देख रहे हैं। अभी पूरा का पूरा ये हम आपको और बना करके दिखाएंगे, ओके। तो आप P और P के बाद में जो दिख रहा है आपको ये P के बाद में यहां पर इसको ऐसे कर देते हैं। चलिए ये हो गया ऐसे, और उसके बाद में C, और यहां पर C, हाँ इसको बीच में करता हूं थोड़ा सा, ये C के बाद साई, T और G। अब ये इधर आने के बाद में ये एक्स्ट्रा आर्म को बनाएंगे, यस, उसी तरह से। तो देखिए ये जो है यहां पर इस तरह से इनके और इनके बीच में यहां पर बॉन्ड रहेगा जी और सी के बीच में, लेकिन बाकी ये जो है इनके बीच में आपस में इस ए और इस टी के बीच में बॉन्ड नहीं बना है। तो इसलिए यहां पर, तो जहां पे बॉन्ड नहीं बना है वहां पे एक बलून या बबल्स लाइक स्ट्रक्चर बना है, तो इसलिए सिंगल स्टैंडर्ड रह गया है। जहां पे सिंगल स्टैंडर्ड नहीं रहा तो उनके बीच में जो बॉन्ड बना है तो वो डबल स्टैंडर्ड हो गया है। तो ये स्ट्रक्चर ये आगे बनाएंगे, ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। और जो उस तरह से फूला हुआ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वह सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। तो आपको इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान में रख के चलेंगे, ओके। अब आइए इधर से 1 2 3 4, और ये हो गया है 1 2 3 4, ओके। इनको भी आपस में जोड़ देंगे, ये हो गया, यस। अब जैसे इधर 4 था इधर भी 4 रहेगा, बैलेंस करने के लिए। ऐसा नहीं कि इधर बहुत ज्यादा उधर बहुत ज्यादा, एक दो न्यूक्लियोटाइड या एक दो बेस पेयर के ही डिफरेंस हो सकते हैं, नहीं तो ये अनबैलेंस हो जाएगा, ओके। तो इसको अनबैलेंस नहीं होने देना है। चलिए अब आइए देखते हैं इसका, ये ए और ए हो गया दोनों तरफ, फिर पी वाई और जी जी होता है। वन टू थ्री फोर 5 7, ठीक है। हाँ तो ये इस तरह से ये हो गया, ओके। और 6 एक और बना देता हूं, ये यहां पर, ये बिंदु बिंदु का मतलब बेस है, और जो क्लियर इस तरह से वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये जो है ये फिक्स है कि इतना जो है इसमें ये रहेंगे, ओके। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ओके। तो आपको इससे अंदाजा लग जाएगा।
तो इसी तरह से आप, मैं जितना यहां पर बिंदु बनाया हूं उतना आपको भी बना के चलना है। अब आगे चलिए, अब इधर हमारा ये जो था ये टी साई सी लूप, ये हो गया टी साई सी लूप। इधर जो बना हमारा ये हो गया डी आर या इसी को हम लोग कहते हैं डी एच यू लूप। ओके, अब ये जो पार्ट है यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर हो गया, तो ये हो गया, इसको कहेंगे डी स्टेम, इसको कहेंगे टी साई सी स्टेम। स्टेम का मतलब पेयरिंग में है, उसी के लिए उसी तरह उधर वाला जो इधर वाला जो पार्ट होगा वो एंटीकोडॉन स्टेम, तो उसी तरह से इसको भी लिखेंगे हम लोग। चलिए अब इधर भी बना लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हो गया, देखिए 4 4 और इधर वाला भी जो होगा वह भी 4 में रहेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में लेकर के चलना है। ओके, अब आइए थोड़ा सा ये हमारा इधर में, चलिए ये ऐसे हो गया और ये एक यहां पर U लगा देते हैं। अब ये जो होगा ये टोटल 7 बेस पेयर, 7 न्यूक्लियोटाइड का ये पूरा इसका ये सर्कल होता है 7 का। ओके, तो इधर से इसका PY, ये PU, ये एक तरफ PY और PU है, ठीक है। PY और PU से कंफ्यूज नहीं होना है, वह पायरिमिडीन के लिए दिया हुआ है, या PU मतलब कोई भी प्यूरिन हो सकता है। डोंट बी कंफ्यूज कि PY क्या होता है, यानी कोई भी पायरिमिडीन, और PU का मतलब कोई भी प्यूरिन। और जहां पे फिक्स है वहां पे हमने लिख दिया है, यहां पर A होना है तो ये होगा, और A के अलावा यहां पे कोई भी, यानी A भी हो सकता है और G भी हो सकता है। तो इसलिए सॉरी, पायरिमिडीन का मतलब U भी हो सकता है और ये U और C में से कोई भी पायरिमिडीन हो सकता है। इसलिए PY का मतलब पायरिमिडीन और PU का मतलब प्यूरिन। तो इसलिए आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको हम वहां पर दे दिए हैं। ओके, जैसे यहां पर एक फिक्स है कि U रहेगा, यूरिडीन 1 2 3 4, ये थोड़ा सा इधर हो गया 4 5 और 6। इसके बाद में उधर PU है और PU के बाद में ये इस तरह से 7 है ना, तो 7 का रखेंगे हम लोग, और ये इसको इधर कर देते हैं एक बार इधर, तब PU, PY है तो इधर PU हो गया। अब देखिए, तो ये जो हुआ ये एंटीकोडॉन हो गए, ये तीनों, ये वाला पार्ट, ये 1 2 और ये 3, तो ये 5 to 3, इसी को कहेंगे एंटीकोडॉन। दिस इज एन एक्स्ट्रा आर्म, टी साई सी लूप DHU, ये डी स्टेम, तो इसी को कहेंगे हम लोग एंटी
कोडॉन स्टेम, एंटी कोडॉन स्टेम वर्ड कहीं पे लगा है मतलब वो डबल स्टैंडर्ड है। ओके, और ये एंटीकोडॉन हो गया। अब ये जो है एंटीकोडॉन किसके साथ बाइंड कर सकता है, इधर लिख देता हूं, एंटीकोडॉन बाइंड विथ mRNA। ये टी साइट सी लूप बाइंडिंग साइट फॉर राइबोसोम एंड DHU या DR डी स्टेम इधर लिख दिया मैंने आपको, और ये बाइंडिंग साइट फॉर एमिनो एसाइल सिंथेटेज, एमिनो एसाइल सिंथेटेज के साथ बाइंड कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा आपको नाइट्रोजिनस बेस के बेसिस पर ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से मैंने आपको बना के दिया है। ओके, अब आइए, तो इसी में जो पहले एमिनो एसिड बाइंडिंग, अब इसी में कुछ कुछ लिखने का काम है। अगर ये डायग्राम पूरा बन जाए तो इसी में लिखते हैं, ये जो एंटीजेन एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, इसके बारे में लिखेंगे हम लोग। टी साइट सी लूप कितने बेस पेयर का है, एंटीकोडॉन लूप और DHU लूप। ठीक है, DHU का पूरा नाम, इसी को DHU का मतलब डाई हाइड्रो यूरिडीन होता है बेटा, और टी साइट सी लूप थाइमीन स्यूडो यूरिडीन साइटोसिन स्टेम या लूप। ओके, तो DHU का मतलब डाई हाइड्रो यूरिडीन। अब इनके बारे में जो पांचों साइट हैं, तो पांचों साइट का मतलब पहले समझ गया कि यहां पर दोनों के बीच में, यानी पायरिमिडिन और स्प्यूरिन के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना, ये बबल्स लाइक बने हैं। तो जहां जहां बबल्स लाइक है तो वो सिंगल स्टैंडर्ड, और नहीं तो बाकी जगह डबल स्टैंडर्ड है। पहले ये बात आप समझ गए। अब आइए, तो सबसे पहले एंटीजेन, ये एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट जहां वह साइट है जहां पर एमिनो एसिड आके बाइंड करता है। तो ये अलग अलग साइट के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आपको हम लिखा देते हैं। ओके, तो एंटीकोडॉन लूप या एंटीजेन, चलिए कोई भी एक पहले चलो एंटीकोडॉन लिख लो। एंटीकोडॉन loop has 7 base in which 3 are anticodon of mRNA that bind with कोडॉन ऑफ mRNA ऑन राइबोसोम। तो राइबोसोम के अंदर, तो एंटीकोडॉन के पास 7 बेस होते हैं, जिसमें से 3 जो है वो एंटीकोडॉन होता है, इन विच 3 आर एंटीकोडॉन दैट बाइंड विथ कोडॉन ऑफ mRNA ऑन राइबोसोम। तो राइबोसोम में जाकर के वो क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। ठीक है, अब ये चीज और रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट का ही काम करता है। तो एंटीकोडॉन का काम क्या है, एंटीकोडॉन वर्क फॉर रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट टू mRNA के कोडॉन को पहचानना और उसके साथ अटैच करने का काम जो है वह एंटीकोडॉन का होता है। तो यह एंटीकोडॉन का हो गया। एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट,
आप जानते हो जो एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट है वह एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट 3 इंड पे होता है और उसके पास क्या होते हैं CCA OH ग्रुप होता है। एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट एट 3 end in which has CCA OH group that carry amino acid when tRNA is loaded। जब एमिनो एसिड अटैच रहेगा tRNA के साथ तो उसको लोडेड कहेंगे, तो इसी साइड पे अटैच रहेगा। उसके बाद आइए टी साई सी लूप जो आया था, तो टी साई सी लूप के पास भी 7 बेस होते हैं और इसके पास जो अभी क्या बताया था कि स्यूडो यूरिडीन होता है, ठीक है, तो उसी को साई बोलते हैं, राइबोथाइमिडीन होता है। तो यहां पर टी साई सी लूप हैज 7 बेसेस। टी साई सी लूप हैज 7 बेस। इसके पास कितने हैं? 7 बेस हैं। 7 बेस के साथ साथ अब आगे, तो इसके पास 7 बेस तो है, इसके साथ साथ इसके पास स्यूडो यूरिडीन एंड दी pseudo uridine एंड, चलो कॉमा देके लिख लेना, द pseudo uridine एंड राइबोथाइमिडीन इज अनयूजुअल बेस। टी साई सी लूप बाइंडिंग साइट फॉर राइबोसोम, तो राइबोसोम के साथ ये बाइंड करता है। उसके बाद DHU लूप, डाइहाइड्रोयूरिडीन लूप, इसी का पूरा नाम है। तो DHU लूप या इसी को डी आर्म कहते हैं, तो इसमें 8 से 12 बेस होते हैं। ओके, तो हैज 8 to 12 बेस या न्यूक्लियोटाइड कुछ भी लिख सकते हैं। एंड इट इज बाइंडिंग साइट फॉर एमिनो एसाइल tRNA, एमिनो एसाइल सिंथेज एंजाइम। तो यह एमिनो एसाइल सिंथेज एंजाइम के साथ बाइंड करने वाला साइट है। बस हो गया tRNA के बारे में, दैट इज सफिशिएंट। अब उसके बाद आइए mRNA हम लोग जानते हैं, जो mRNA अभी लिखने थे। mRNA का मतलब मैसेंजर आरएनए, और उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो बेस होते हैं नाइट्रोजनस बेस का ही बना है ना भाई, तो जो बेस होते हैं वह बेस कैरी करता है एक पार्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस को, जिसे हम लोग जेनेटिक कोड कहेंगे। ओके, तो जेनेटिक कोड का मतलब ही समझ लो कि जो mRNA के ऊपर जो बेस है, तो द बेस ऑफ mRNA कैरी है जेनेटिक कोड। साथ ही साथ अच्छा एक चीज और tRNA में पूछ देता है कि जो tRNA का जो ये है, tRNA जो है वो कैरी करता है, इसको प्रपोज किसने किया था? तो क्रिक ने किया था। आप इसमें लिख लेंगे, इट इज प्रपोज्ड बाय क्रिक। tRNA में ही लिखना है। तो tRNA ट्रांसफर करने का काम करता है, ये जो मेथड है वो प्रपोज किसने किया था? क्रिक ने किया था। तो फर्स्ट पोस्टुलेट बाय क्रिक, तो ये ट्रांसफर करने का काम उसका है, ठीक है। तो ये लिखने के बाद में अब देंगे आप लोग mRNA, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए यानी mRNA।
एमआरएनए आप जानते हो बेटा कि कैसे बन के आया है। यूकैरियोटिक सेल में आफ्टर द कंप्लीट प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए प्रोसेसिंग एचआरएनए कन्वर्ट इनटू एमआरएनए एंड द बेसिस ऑन एमआरएनए कैरी इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, और उसी सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं जेनेटिक कोड। ओके बेटा, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, जेनेटिक कोड कहने का काम कहते हैं। चलिए ये मार्कर सही है, अब इसे लिखेंगे तो लिखेंगे आफ्टर कंप्लीट प्रोसेसिंग in nucleus, after complete processing in nucleus of eukaryotes, the pre-mRNA converted into mRNA, which is now transported from कहां से, न्यूक्लियस टू, which is now transported from nucleus to साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो न्यूक्लियस से कहां ट्रांसपोर्ट होकर के आया एक्टिव एमआरएनए, साइटोप्लाज्म में आया बेटा। अब उसके बाद देखो, तो द बेसिस ऑन एमआरएनए कैरी इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ, तो कहते हैं द बेसिस ऑन एमआरएनए कैरी मैसेज फॉर synthesis of polypeptide चेन। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन का मैसेज लेकर के आया है फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, एमआरएनए कितना परसेंट, अबाउट 2 to 5% ऑफ टोटल आरएनए का। टोटल आरएनए का कितना, 2 से 5% ही होता है जो पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अब देखो कि जो इस तरह से एमआरएनए बना, तो यह एक एक्टिव एमआरएनए बन के आया है बेटा। यहां पर क्या था, मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट के कैप लगे हुए थे, और ये लगभग कितने होते हैं, तो 7 नंबर में होते हैं। कितने कैप, 1 2 3 4 5 6 7 MGTP कैपिंग, ये कहां, तो 5 एंड पे, और यहां पर बहुत सारे कितना, 200 से 300 एडेनिन का, इसको कहते हैं पॉली ए टेल, हो गया कहां, तो 3 एंड पे। एक तरफ कैपिंग, दिस इज कैपिंग एंड दिस इज टेलिंग टेल। ठीक है, अब इसके ऊपर इसका सीक्वेंस होगा। मान लीजिए जो भी सीक्वेंस है, ए यू जी सी सी यू यू सी जी ए सी, यह एमआरएनए का बेस हो गया, यहां पर दिख रहा है। यह एक कंप्लीट एमआरएनए आपको हम बना के दिखा दिए। ठीक है, कंप्लीट एक एमआरएनए बन गया, इधर कैपिंग और इधर टेलिंग। तो राइबोसोम सबसे पहले कहां अटैच करेगा, 5 एंड पे, और जैसे जैसे राइबोसोम बढ़ेगा आगे की ओर, तो यहां पर जो 3 कंसेक्यूटिव, ये जो 3 कंसेक्यूटिव है, जैसे ए यू जी, कोई पंचुएशन नहीं है इनके बीच में, ये बस सीक्वेंस में, बस वो रीड करता है कि स्टार्टिंग का जो 3, ये जो स्टार्टिंग का 3 है, दिस इज ए, यह एक कोडॉन है। उसके बाद का जो दूसरा 3 होगा, ये दूसरा कोडॉन होगा। उसके बाद का जो तीसरा होगा, ये तीसरा कोडॉन होगा।
उसके बाद अगर रहेगा तो चौथा कोडॉन, तो ये क्या हो गया, कोडॉन 1, कोडॉन 2, कोडॉन 3। और इसी कोडॉन का एंटी कोडॉन किसके पास, टीआरएनए के पास। तो एमआरएनए टीआरएनए बाइंड करेगा। तो कौन सा यहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए कौन सा एमिनो एसिड आता है, इसी चीज को समझने के लिए हम लोग को पढ़ना है जेनेटिक कोड। इस चीज को समझने के लिए क्या पढ़ना है, जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड एक सीक्वेंस है एमिनो एसिड का, जो रिलेशन देता है हमें पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस के लिए, और कहां, तो जो डीएनए या फिर एमआरएनए के ऊपर है। हम आपको अगर एक डीएनए का सीक्वेंस दे दिए, आपको हम बता देंगे जब जेनेटिक कोड हो जाएगा तब, उसके बाद कि यहां पर समझ लो कि यह डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ओके, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और इस डीएनए से, डीएनए का हम पूरा सीक्वेंस दे देंगे कि कौन कौन सा सीक्वेंस है, ए है, यू है, सी है, टी है, जी है, सी है और ए है, ठीक। और ये 3 to 5 है, तो ये 3 to 5 इधर आ गया, ठीक। अब आप बता सकते हो, सिर्फ इतना से आप बता सकते हो कि इससे बनने वाला पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कौन सा तरह का प्रोटीन बन सकता है, बस इतने से। दूसरा सीक्वेंस भी हम नहीं देंगे, इसका प्रैक्टिस कराएंगे आपको कैसे। तो वो ही चीज हमें समझना है, रिलेशन कि डीएनए या एमआरएनए के ऊपर जो बेस सीक्वेंस है, उससे कौन से पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस हो सकता है, इसी के रिलेशन को, ठीक है, गैमन ने एक जेनेटिक कोड का सीक्वेंस दिया, जिसमें नीरेनबर्ग ने और खुराना ने मदद किया, ठीक है। तो गैमन जो है वह एक फिजिशियन था, फिजिक्स का प्रोफेसर था, और उन्होंने ये चीज बनाया। तो यहां पर बेटा ये कोडॉन का मतलब, ये एक एमिनो एसिड को कोड करेगा, और कौन से एमिनो एसिड को कोड करेगा, इसी को समझने के लिए हम लोग को पढ़ना है जेनेटिक कोड। ये कौन से एमिनो एसिड को कोड करेगा, कि कहीं पर अगर CCU है, इसका मतलब कौन सा होगा, जैसे कहीं पर AUG है, इसका मतलब समझो कि यह मेथियोनिन को कोड करता है। तो इसी के आगे हम लोग को देखना है जेनेटिक कोड, जिसे हम लोग अब अगले क्लास में करेंगे। ओके, पहले आपको इतना टीआरएनए और एमआरएनए का रिलेशन समझना होगा, तभी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। आखिर क्यों हम बोले आपको कि टीआरएनए जो है वो 100 से भी ज्यादा होता है, और क्यों आपको बोले कि मिनिमम 61 तो रहेगा ही, क्योंकि 61 जेनेटिक कोड करते हैं किसी ना किसी एमिनो एसिड को, और ये रिलेशन आपको हम अगले क्लास में समझाएंगे। ओके, तो ये चीज आपको अच्छे से करना है, अदरवाइज आपको आगे का चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, और अगर समझ लेंगे तो बहुत मजा आएगा इसको समझने में। डेफिनेटली आपको लगेगा कि क्या सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो पहले इस चीज को आपको करना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जेनेटिक कोड। थैंक यू।